कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। शाम के अंदर जो एनआरसी हुआ उसमें 19 लाख लोगों को ये कहा गया कि इनकी नागरिकता डाउटफुल है। अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो क्या ये 19 लाख लोगों को नागरिकता देंगे, जिसमें 6 लाख मुसलमान भी शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। आर्टिकल 14 के तहत में आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून नहीं बना सकते। कानून के अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? इसमें आपने सिखों का नाम लिया, ईसाइयों का नाम लिया, हिंदुओं का नाम लिया, पारसियों का नाम लिया, जैनियों का नाम लिया, बौद्धों का नाम लिया, मुसलमानों को छोड़ दिया। किसानों ने विरोध किया, एक लंबा विरोध किया तो आप वापस लिया। तो ये कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कि ये कहना कि हम वापस नहीं लेंगे, ये कोई भी हुकूमत कोई कानून बनाती है, अगर मुल्क के अवाम उसको पसंद नहीं करते हैं या उसको सही नहीं समझते हैं तो वो अपना अधिकार रखते हैं कि कानून वापस लिया जाए। क्योंकि असल चीज़ तो जनता जो है, वो हुकूमत जो है, वो कोई डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता ही की बात मानी जाती है। आपने जब 3 फार्मूलास यानी खेती बाड़ी से मुतालिक 3 कानून बनाए थे, उस वक्त भी यही बात कही थी कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया, एक लंबा विरोध किया तो आप वापस लिया। तो ये कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। आप जब ये कहते हैं कि ये कानून में ये लोगों को नागरिकता मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और आर्टिकल 14 के तहत में आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून नहीं बना सकते देश के अंदर। तो एक बात तो ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और इसी बुनियाद पे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर कई सालों से मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी फैसला आएगा तो उसको ये बात तय करनी पड़ेगी कि ये कानून आर्टिकल 14 के खिलाफ है या नहीं है। कि आप कोई भी कानून बनाते वक्त में किसी एक समुदाय को, यानी आप ये कहते हैं कानून की निगाह में सब शहरी बराबर हैं, देश के सब नागरिक बराबर हैं, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये इस कानून के अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? इसमें आपने सिखों का नाम लिया, ईसाइयों का नाम लिया, हिंदुओं का नाम लिया, पारसियों का नाम लिया, जैनियों का नाम लिया, बौद्धों का नाम लिया, मुसलमानों को छोड़ दिया इसमें से। तो क्यों मुसलमानों का नाम नहीं दिया आपको? तो ये कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी कानून जो है वो आर्टिकल 14 के तहत में वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि हम नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आसाम के अंदर जो एनआरसी हुआ उसमें 19 लाख लोगों को ये कहा गया कि इनकी नागरिकता डाउटफुल है, अभी वो तय होना बाकी है। अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो क्या ये 19 लाख लोगों को नागरिकता देंगे, जिसमें 6 लाख मुसलमान भी शामिल हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए हैं उनमें से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को नागरिकता मिलेगी। तो आसाम के अंदर जो पैक्ट हुआ था आसाम में, उसमें ये कहा गया था कि 1971 तक जो लोग भी आ गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या पारसी हो, जो भी लोग आ गए वो सब बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उन सबको नागरिकता मिलेगी, वो सब देश के नागरिक होंगे। अब अगर आपने 31 दिसंबर तक आने वाले लोगों को में उसमें इजाफा किया, 71 से आगे बढ़ाया, तो ये भी जवाब देना पड़ेगा आपको कि 71 से आगे क्यों बढ़ाया आपने। लेकिन अगर आपने 71 से आगे बढ़ाया तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें से आप मुसलमानों को कैसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, जब आप ये कह चुके हैं कि 71 तक जो बांग्लादेश से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी आए हैं वो इस देश के नागरिक होंगे। तो अब आप ये जो 2014 के तहत जो कानून को बढ़ाकर आपने 2014 तक कर दिया, उसमें से आपने मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया। तो आप मुसलमानों को एक कानून में देते हैं, एक एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? बात तो यह है कि विपक्ष का सवाल जायज़ है, बहुत बुनियादी सवाल किया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अवसर इन 10 सालों में और ख़त्म हो गए हैं। अब अगर बाहर से आप एक बोझ लाद रहे हैं अपने ऊपर में, तो इसका मतलब ये कि उनको नागरिकता देने का मतलब ये कि आपको रोज़गार के अवसर भी देंगे, आप उनको बाकी सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे आप। तो हमारे देश में जो लोग बीपीएल से नीचे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके रोज़गार और छीन कर दूसरों के हवाले करेंगे आप। तो ये तो ये गरीब बात है कि घर के लोगों को भूखमरी हो रही है, बाहर के लोगों को बुलाकर आप उनका समाधान कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये बात बिल्कुल जायज़ है जो लोग उठा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे देश में नागरिकता का कानून पहले से मौजूद है, सीए लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नागरिकता के कानून के अंदर ये प्रोविज़न है कि कोई बाहर का आदमी आता है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसका मुतालबा जायज़ है,
वो जो बात कह रहा है, जिस बुनियाद पर नागरिकता मांग रहा है वो जायज़ है, तो आप दे सकते हैं नागरिकता। सीए लाने का मतलब साफ यही है कि एनआरसी के ज़रिए से जो लोग निकल जाएंगे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, उनको आप चोर दरवाजे से वापस लाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इतनी बड़ी मात्रा में लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, ये बात गलत है, और उनको नागरिकता मिलती रही है पिछले सालों में। लेकिन ये जो अब आप जो एनआरसी अपने आसाम में लागू किया, आप पूरे देश में लागू करना चाहते हैं एनआरसी, तो एनआरसी के जो ज़ाब्ते हैं वो सब पे लागू होंगे। तो उसमें जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी निकलेंगे, उनको आप चोर दरवाजे से इस कानून के जरिए वापस ले आएंगे, और बाकी मुसलमानों को आप कहेंगे ये इनको नहीं मिलेगी। तो क्या एनआरसी का डर है? नहीं, देखिए, ये बात अमित शाह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, हम एनआरसी लागू करेंगे फिर सीए लागू करेंगे। साफ मतलब है कि जो लोग एनआरसी में नहीं आएंगे उनको हम चोर दरवाजे से वापस ले आएंगे, मुसलमानों को छोड़कर। वापस लेंगे या नहीं लेंगे तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कानून बनाते वक्त में आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून नहीं बना सकते हैं। कानून बनाना यकीनन सरकार का अधिकार है, लेकिन कोई भी कानून अवाम की मर्ज़ी के बगैर, और कोई भी कानून जो संविधान के विपरीत हो, संविधान से क्लैश करता हो, संविधान के फंडामेंटल राइट से क्लैश करता हो, ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है किसी भी सरकार का। खतरा नहीं है, फिर आप मुसलमानों का नाम क्यों नहीं डालते हैं? और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारा पड़ोसी म्यांमार भी है, हमारा पड़ोसी श्रीलंका भी है। तो जो लोग श्रीलंका से तमिल हिंदू आए हैं उनको आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? जो लोग म्यांमार से मुसलमान आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, उनको आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? अगर आप हमदर्दी की बुनियाद पर ला रहे हैं, ये वो पीड़ित लोग हैं इस बुनियाद पर ला रहे हैं, तो बांग्लादेश से, म्यांमार से आने वाले लोग भी पीड़ित हैं, तमिलनाडु से आने वाले लोग भी पीड़ित हैं, उनको भी दीजिए आप नागरिकता। श्रीलंका से, हाँ, श्रीलंका से आने वाले भी जो है वो भी पीड़ित हैं, उनको भी आप दीजिए ना। तो ये कुछ लोगों को देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे, इस तरह का जो कानून बनाया जाता है वो डिस्क्रिमिनेटरी कानून होता है।